28 डेज लेटर फ्रेंचाइज के फैंस आज दो हिस्सों में बटे हैं, जैसे अंग्रेजों ने हमें बांट दिया था, और इसकी वजह हाल ही में आई 28 इयर्स लेटर। सवाल ये है, क्या डायरेक्टर डैनी बॉयल ने अपनी ही लेगेसी को बर्बाद कर दिया, या फिर ये फिल्म बस एक और कंट्रोवर्शियल पीस है जिसे समझने में हम फेल हो रहे हैं। 2002 में जब ज़ॉम्बी मूवीज ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी थी और सबको लग रहा था कि ये जॉनरा अब ओवर सैचुरेटेड है, इसलिए कुछ नया नहीं हो सकता, तब डैनी बॉयल ने कुछ अलग किया। उन्होंने 28 डेज लेटर में ज़ॉम्बीज को स्नेल की तरह स्लो नहीं बल्कि उसेन बोल्ट की तरह स्प्रिंट करवाया। रेजिडेंट इविल से इंस्पिरेशन ली पर उसमें अपना टच डाल दिया और ये फिल्म हॉरर फैंस के बीच काफी फेमस हो गई। 28 डेज लेटर कई चीजों की वजह से चर्चा में आई, जैसे रेबीज से इंस्पायर्ड रेज वायरस। हाँ, रेबीज दो टाइप के होते हैं, एक में जानवर स्लो और वीक होकर जीवन से मुक्त हो जाता है और दूसरे में वो एक वैशी दरिंदा बनकर खून का प्यासा बन जाता है। या फिर मूवी की डीप डिस्टर्बिंग थीम्स और मेटाफॉर्स, जैसे फ्रेजिलिटी ऑफ सिविलाइजेशन और कैसे इन्फेक्टेड अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं एक मॉन्स्ट्रस और प्राइमल रेज से ड्रिवन होकर। ये एक मेटाफॉर है अपने आप को खो देने का क्योटिक एनवायरनमेंट में, ठीक वैसे जैसे मीडिया वॉर के वक्त अपने आप को खो देता है। 28 डेज लेटर सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी से कहीं ज्यादा थी। डैनी बॉयल ने एक बार तो कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग बना दिया, पर लाइटनिंग बॉटल में एक ही बार कैद होती है, बार बार नहीं। उसके बाद किसी और डायरेक्टर ने इस विजन को आगे ले जाने की कोशिश करी 28 वीक्स लेटर के रूप में। ये एक अच्छी ज़ॉम्बी मूवी तो है विद लॉट्स ऑफ हार्ट एंड इमोशन। उसका ओपनिंग सीन जब ज़ॉम्बीज घर में घुस जाते हैं और डॉन अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है, भाई कितना गंदा बंदा है ये, पर ये सीन आइकॉनिक तो है। हाँ, वो बात अलग है कि 28 डेज लेटर के कंपैरिजन में ये काफी डिफरेंट है, तो कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ को नहीं। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि 28 वीक्स लेटर भी इतने सालों पहले आके चली गई, I mean 2007 में, और इन मूवीज का जिक्र फिल्म सर्कल में ज्यादा होता नहीं है, तो क्या ये सीक्वल बनाने की जरूरत थी? सीरियसली, आज से एक साल पहले हार्डली कोई इस फिल्म या फ्रेंचाइज के बारे में बात कर रहा था, और ऐसे टाइम पे जब लोग हॉलीवुड की आईपीज और सीक्वल से लिटरली बोर हो चुके हैं, हॉलीवुड हर साल बस सीक्वल्स और रीमेक ही बना रहा है, तो ऐसे में आप एक और सीक्वल क्यों बनाना चाहोगे? और जिस तरह की मूवी डैनी बॉयल ने बनाई है, जो खुद ही अपने फैन बेस को आपस में डिवाइड कर रही है, क्योंकि फिल्म में इस बार थीम्स और आइडियाज तो हैं पर सब अधूरे फील होते हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि 28 डेज लेटर का जो सीक्वल था 28 वीक्स लेटर, वो इसका पार्ट नहीं है, और अब सीक्वल है 28 इयर्स लेटर, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम इसको एक सीक्वल कहें। कैरेक्टर्स तो सारे ही न्यू हैं, पुरानी मूवी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, और अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इस मूवी के साथ एक न्यू ट्रिलॉजी शुरू हो रही है, और ये फर्स्ट पार्ट है, और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी साथ ही साथ शूट हो गया है, जो जनवरी में रिलीज होगा। अब ये कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है कुछ ज्यादा ही? देखो, ये कंफ्यूजिंग तो है, पर उतना नहीं जितने की इस फिल्म की एंडिंग है। अभी आएंगे उस पे, हर चीज का एक वक्त होता है, थोड़ा सब्र कीजिए। पिछली मूवी में जो भी हुआ उसे भूल जाइए और इतना समझ लीजिए कि ज़ॉम्बीज को यूके में कंटेन कर दिया है, ना यूके कोई जाता है और ना वहां से कोई बाहर आ सकता है, और बाकी दुनिया वैसे ही आगे बढ़ रही है जैसे अपनी रियल लाइफ, जहाँ कंटेंट के नाम पे रील्स और सुंदरता के नाम पे स्टेरॉइड्स और फिलर्स हैं। यूके में लिंडिस फार्म नाम की एक जगह है, एक आइलैंड, जहां से आप तभी मेनलैंड जा सकते हो जब पानी कम हो और रास्ता दिखे, वरना रास्ते के ऊपर पानी आ जाता है, इसलिए ज़ॉम्बीज मेनलैंड से यहाँ नहीं आ पाते। तो ये काफी अच्छी जगह है लोगों के लिए रहने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट एचबीओ की मिनी सीरीज द थर्ड डे में भी था। कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको एज अ प्लॉट डिवाइस यूज किया है, पर एक सीन में जब एक अल्फा ज़ॉम्बी कुछ कैरेक्टर्स के पीछे भागते हुए आता है, वो जो सीन है वो कितना इंटेंस है। पता है, यही रीजन है कि इस फिल्म ने मुझे इतना डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ चीजें इतनी अच्छी है कि इनकी तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता, और कुछ चीजें इतनी खराब है कि मन कहता है कि डैनी बॉयल ने क्या ही बना दिया और क्यों बनाया। मूवी कभी बहुत अच्छी है और कभी एकदम ही खराब हो जाती है। फर्स्ट 40 मिनट्स, ओ हो क्या ही मूवी है। चाहे मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस ही क्यों ना हो, किड्स रूम में शुरू होता है, साथ में किड्स म्यूजिक, टेलीटबीज और ऐसे म्यूजिक के साथ ज़ॉम्बीज का अटैक करना और सबको मार देना, फिर चाहे वो बच्चे हो या बड़े। जिमी का पावर रेंजर्स का एक्शन फिगर उठा के भगकर अपने चर्च में जाना अपने फादर के पास, और फादर का अपने आप को ज़ॉम्बीज से कटवाना, ये इनसेन नहीं है तो फिर और क्या है। और मूवी एंड में फुल सर्कल भी ले लेती है, क्योंकि जो सीन इस मूवी का ऑलमोस्ट सबको वियर्ड लगा है, एंड में तो इस सैड डिप्रेसिंग मूवी का टोन एकदम ही चेंज हो गया।
आई मीन ट्रैक सूट माफिया की जो एंट्री होती है, सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैक सूट माफिया इन दिस काइंड ऑफ फिल्म। जिमी कल्ट का पावर रेंजर स्टाइल में ज़ॉम्बीज से लड़ना बहुत ही वियर्ड है, पर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। जिम्मी हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बड़ा हुआ है। इनफैक्ट इसीलिए वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, वो आज भी उस टेलीटबीज वाले फेज में ही है, इसीलिए वो ऐसा है। इनफैक्ट ये पूरा सीक्वेंस एक बहुत ही डार्क चीज को होमाज पे करता है। उस पे आएंगे अभी, आराम से लेयर्स खोलेंगे, जल्दी क्या है ना। फिल्म में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जेमी, ईला और उनका बेटा स्पाइक। ईला बहुत बीमार है, मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार है, वो बेड से भी नहीं उतरती है। जेमी को हम अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रखते हुए देखते हैं। दूर से देखते हुए लगता है कि ये बहुत ही हैप्पी लविंग फैमिली है, जिसमें हस्बैंड अपने बेटे से भी बहुत प्यार करता है और अपनी बीवी से भी, और अपनी बीवी का ध्यान भी बहुत रखता है। अब क्योंकि इस आइलैंड पे सब कुछ तो है नहीं, तो इम्पोर्टेंट चीजें लेने लोगों को मेनलैंड जाना पड़ता है, जहाँ पे रहे ढेर सारे ज़ॉम्बीज। इसलिए बचपन से ही सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें भी मेनलैंड जाना पड़ता है। अब स्पाइक 12 साल का हो गया है और जेमी उसको मेनलैंड लेके जाता है, जो दिखाता है कि वो अपने बेटे को जीवन और मृत्यु के बारे में सिखाना चाहता है कि ये दुनिया है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, उसका मरना तय है। बेसिकली वो अपने बेटे को तैयार करना चाहता है कि जब उसकी माँ मरे तो वो उस पेन को सह सके। ये वो लेसन है जो एक ना एक दिन हम सबको सीखना पड़ता है। और जब जेमी और स्पाइक मेनलैंड से वापस आते हैं तो जेमी सबको वहाँ की स्टोरी, बेसिकली अपने बेटे की स्टोरी बहुत ही एग्जैजरेट करके सुनाता है। वो अपने बेटे को सबकी नजरों में हीरो बनाना चाहता है, जबकि मेनलैंड में स्पाइक एक भी ज़ॉम्बी को ढंग से मार नहीं पाता। इनफैक्ट वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। अब देखो, जेमी तो ओल्ड वर्ल्ड से है ना, उसने तो पूरी दुनिया देखी है, जॉब, स्कूल्स, ऑल दैट स्टफ। तो वहाँ जैसे अपने बच्चों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था, शो ऑफ किया जाता था, ठीक वैसे ही वो भी कर रहा है। पर स्पाइक तो इस ज़ॉम्बीज वाली दुनिया में पैदा हुआ है, तो उसको फेलियर जैसा फील हो रहा है कि वो एक भी ज़ॉम्बी को मार नहीं पाया। इनफैक्ट ज़ॉम्बीज को देख के डर गया। इसके बाद वो जेमी को उसकी माँ पे चीट करते हुए देख लेता है। पर हमें इन कैरेक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं, क्या उन दोनों के बीच में लविंग रिलेशनशिप था भी या नहीं, या सिर्फ सिचुएशनशिप था। और जब आइलैंड पे कुछ ही ह्यूमंस है तो फिर साथ में रहना क्या नेसेसिटी बन गया था, इसलिए वो साथ में है। क्या जेमी अपनी वाइफ के साथ रहना भी चाहता है या नहीं चाहता, और वो क्यों साथ में है, इस बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो हम पूरी तरह से जेमी को खराब भी नहीं कह सकते। मूवी कसम से यहीं तक अच्छी है, क्योंकि इसके बाद तो 28 इयर्स लेटर मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गई। देखो, अभी अभी स्पाइक अपने फादर के साथ मेनलैंड होकर आया है, और वहां उसने देखा कि ज़ॉम्बी कितने डेंजरस है और वो उनसे लड़ भी नहीं सकता। और वो अपनी बीमार माँ को लेके मेनलैंड भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है वहां पे एक डॉक्टर मिलेगा। और जो माँ है वो इतनी बीमार थी कि उसे हमने अभी तक बिस्तर से उतरते नहीं देखा। वो चलकर भी आ गई। इनफैक्ट वो ज़ॉम्बीज से लड़ भी रही है और उन्हें मार भी रही है, पर मेंटली इतनी कंफ्यूज है कि वो अपने बेटे को ही अपना डैड समझती है। ये काइंड ऑफ ओल्ड टाइम्स को रिफ्लेक्ट करता है, जब ब्रिटिश बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होते थे और यूके से बाहर के लोगों को लगता था कि यूके में इंसेस्ट का कल्चर है। फिर रास्ते में ये बीमार माँ एक प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी का बेबी भी डिलीवर कर देती है, और जब ये लोग डॉक्टर से मिलते हैं तो इन्हें पता लगता है कि माँ को कैंसर है। तो माँ विद इन अ सेकेंड डॉक्टर को कहती है मुझे मार दो, और वो मार भी देता है। माँ एक बार भी ये नहीं सोचती कि बेटा वापस कैसे जाएगा। इन ज़ॉम्बीज के बीच में ये 12 साल का बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। इनफैक्ट जो ज़ॉम्बी बेबी डिलीवर किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 12 साल के बच्चे पे छोड़ देती है। वाह, क्या माँ है। पता है, इस चीज को थोड़ा समय देते तो वो इमोशनली वर्क भी करता। अच्छा, बोन टेम्पल का जो रीजन दिया गया है मूवी में, वो मुझे बहुत ही ज्यादा स्वीट लगा। वो डॉक्टर उन स्कल्स का पिरामिड उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाता है, जो कि मुझे बहुत ही स्वीट और थॉट प्रोवोकिंग लगा। पर स्पाइक को ज्यादा कोई ज़ॉम्बी मिलते ही नहीं है मेनलैंड में, जबकि इससे बहुत ज्यादा तो स्टार्टिंग में मिले थे जब वो अपने फादर के साथ आया। ऐसा लगा कि मूवी का सारा बजट स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया, तो बात के लिए बहुत कम ही छोड़ा। फिर ऐसा भी फील होता है कि बच्चे को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दिखाते तो वो इतना बढ़िया नहीं लगता, तो इन्होंने बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ा दिया, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा लेजी राइटिंग लगती है। इस मूवी की सबसे इरिटेटिंग चीज ये थी कि ये हर थोड़ी थोड़ी देर में अपनी टोन चेंज कर लेती है। जैसे स्टार्टिंग में बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग है, फिर जब स्पाइक अपनी माँ के साथ मेनलैंड जाता है तो मूवी फनी हो जाती है। उस सोल्जर की एंट्री के बाद सोल्जर का कैरेक्टर को मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, सच में बहुत ही ज्यादा फनी है और एपिक मोमेंट्स भी है उसके। फिर मूवी वापस से सैड होने की कोशिश करती है
और लास्ट में तो पावर रेंजर ही बन जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। वो होमाज है इंग्लैंड की डार्क हिस्ट्री को। वहाँ एक जिमी सवेल नाम का मीडिया पर्सनैलिटी था। उसका एक शो आता था जिसमें वो चीजें फिक्स करता था। जैसे बच्चे कहते थे हमारा टॉय टूट गया है तो वो उसको फिक्स कर देता था। हमें ये नया टॉय चाहिए तो वो उन्हें खरीद के दे देता था। बट फिर बाद में पता लगा कि जिमी सवेल 5 साल से लेके 50 साल तक के लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। तो लास्ट में जिमी कल्ट वही पोर्ट्रे कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जिमी कल्ट स्पाइक को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेंगे, बट मे बी कुछ और वे में उसे यूज जरूर करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 28 डेज। वैसे मुझे डैनी बॉयल की अब्सर्ड एडिटिंग पसंद नहीं है और वो मुझे यहाँ पे भी अच्छी नहीं लगी, पर रडियार्ड किपलिंग की बूट्स ये वाली जो पोएम है और इसका जो इंटीग्रेशन है मूवी में, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। साथ में जो इन्होंने रियल वॉर फुटेज दिखाई वो बहुत ही अच्छे से मैच हो रही थी। और जब स्पाइक और उसका फादर जंगल में पहली बार जा रहे थे मेन लैंड में ज़ॉम्बीज के बीच में, और साथ में ये जो पोएम चल रही थी बूट्स 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 बूट्स, ये बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही थी। आई थिंक ये पूरी मूवी का बेस्ट सीक्वेंस होगा। मूवी में ब्लड एंड गोर ठीक ठाक है, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था पर उतना मुझे मिला नहीं। डेमियन लियोनी की टेरिफायर ने मुझे बहुत ही ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। अब कोई भी मूवी उतनी ब्लडी एंड गोरी लगती नहीं। मूवी आईफोन से शूट हुई है और सिनेमेटोग्राफी ऑसम है। लैंडस्केप शॉट्स तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं और आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा। इनफैक्ट जब तक आप बहुत ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसे आईफोन से शूट किया गया है, क्योंकि लेंसेज और रिग्स वगैरह तो बहुत महंगी है। बट हाँ, टेक्निकली कहा जाए तो आईफोन से ही शूट किया है, जो कि काफी सुंदर लगता है देखने में। पर हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो क्वालिटी थोड़ी सी आउटडेटेड फील होती है, क्योंकि अभी के जो सिनेमा कैमराज है वो तो बहुत ही क्लीन फुटेज देते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है। तो फिर आप जब 28 डेज लेटर भी देखते हो जो पुरानी वाली है, उस पे भी ऐसा ही था। इन्होंने बहुत ही चीप हैंडीकैम यूज किया था कैनन का, तो वहां पे भी फुटेज थोड़ी ब्लरी और वैसी थी, तो उससे मैच करने की कोशिश करिए, जो कि अच्छी क्रिएटिव चॉइस है, उसे मैं खराब नहीं बोलूंगा। तो वही है कि मूवी में सब्सटेंस नहीं है, कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें बहुत खराब है। तो इन दी एंड ये डिसाइड करना कि ये मूवी अच्छी है या बुरी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बट फिलहाल के लिए तो मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट ही किया। हालांकि जब नेक्स्ट ईयर जनवरी में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तब तक शायद मैं इस मूवी को 1-2 बार और देख चुका हूँगा, शायद मेरे ओपिनियन चेंज हो जाए। बट मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे ओपिनियन इस मूवी को लेकर चेंज होंगे, क्योंकि मूवी ने मुझे यूँ कह सकते हो 70% डिसअपॉइंट किया और 30% मुझे अच्छी लगी। ठीक है, तो अच्छे लगने के रेशियो काफ़ी कम है, तो वो बदलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो मैं यही कहूँगा कि 28 डेज लेटर और वीक्स लेटर दोनों ही अच्छी फिल्म थी। तो इन लोग को इतने सालों के बाद 28 ईयर्स लेटर बनाने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि इन्हें कोई बहुत ही तगड़ी स्टोरी, बहुत ही तगड़ी आइडिया नहीं आता। तो ऐसा कुछ तो फिल्म को देख के लगा नहीं, तो ये तो बस मुझे कैश ग्रैब ही फील हुआ। तो ये था मेरा टेक 28 ईयर्स लेटर पर। आपको क्या लगा? क्या डैनी बॉयल ने अपनी लेगेसी को बेहतर किया या बुरी तरह से बिगाड़ दिया? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।